नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में प्रचार की सरगर्मियां बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 4 रैलियां। 5वें दौर के चुनाव के लिए अधिसूचना होगी जारी। स्वाइन फ्लू से गुजरात में 2 महीने के अंदर 45 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी सैकड़ों पीड़ित। दिल्ली सरकार ने एहतियातन उठाए कई कदम। नेपाल में झुकी सरकार, संविधान में 3 संशोधन को राजी। मधेसी नेताओं के साथ कल होगी तीसरे दौर की बातचीत। अफगानिस्तान में कुंदूज के अस्पताल पर हुए हवाई हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मांगी माफी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था अंतर्राष्ट्रीय जांच पर कायम। हमले में 22 लोगों की हुई थी मौत। सीरिया में रूस ने समुद्र से दागी 26 क्रूज मिसाइलें। पुतिन ने कहा रूसी अभियान के नतीजों पर चर्चा जल्दबाजी। अमेरिका सैन्य सहयोग पर राजी नहीं। और सबसे पहले बुलेटिन में बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां पहले दौर के मतदान को देखते हुए सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 4 रैलियां करने वाले हैं। बिहार के सियासी समर में पहले और दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार अब जोरों पर है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार करेंगे। मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर और बेगूसराय में प्रधानमंत्री 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इस बार चुनाव में प्रचार की व्यापक रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रधानमंत्री की कई रैलियों के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2 अक्टूबर को बांका में रैली को संबोधित किया था। बिहार के सियासी समर में आज 5वें और आखिरी दौर के लिए अधिसूचना जारी होगी। इस दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है। 5वें दौर के लिए 8 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया का आगाज होगा। 15 अक्टूबर तक नामांकन का सिलसिला चलेगा। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच का काम होगा, जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में 5 नवंबर को वोटिंग होगी। उधर विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए पर्चे दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इस दौर में राजधानी पटना समेत 6 जिलों के 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तीसरे दौर के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। इस दौर में 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। वहीं 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। तीसरे दौर में सारण, वैशाली, नालंदा, राजधानी पटना, भोजपुर और बक्सर जिले की विधानसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। और रुख कुछ और अहम खबरों का। डेंगू की समस्या से जूझ रही दिल्ली को अब स्वाइन फ्लू के खतरे से भी दो चार होना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में राजधानी में स्वाइन फ्लू के 6 मामले सामने आए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने 2014 की तुलना में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। N1H1 पॉजिटिव लोगों के इलाज के लिए विशेष केबिन भी बनाए जाएंगे। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि N1H1 की जांच में 4,500 रुपए से ज्यादा ना लगें। वहीं गुजरात में पिछले 2 महीनों में स्वाइन फ्लू से 45 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में अब तक 400 से ज्यादा लोग N1H1 वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्वाइन फ्लू से सैकड़ों लोग पीड़ित हैं। खबर नेपाल से, जहां मधेसियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने संविधान में संशोधन की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 3 संशोधन करने पर सहमति बनी। हालांकि सरकार और मधेसी नेताओं की कल हुई दूसरे दौर की बैठक बेनतीजा रही है। निगाहें अब तीसरे दौर के तहत शुक्रवार को होने वाली बातचीत पर हैं। नेपाल में बीते 54 दिनों से जारी मधेशियों के आंदोलन का असर होता दिख रहा है। नेपाल के अखबार कांतिपुर के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट की बैठक में संविधान में संशोधन करने पर सहमति बनी और इस बारे में नेपाल के संसदीय सचिवालय में नोटिफिकेशन भी दर्ज कराया गया। इसके तहत नए संविधान के अनुच्छेद 42, 84 और 286 में संशोधन होगा और मधेशियों के लिए समावेशी शब्द जोड़ा जाएगा। अगला चरण इन संशोधनों को अगले कुछ दिनों में पारित कराना होगा। हालांकि बुधवार को ही काठमांडू में सरकार और ज्वाइंट डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट के नेताओं की बैठक में कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आया है। मधेसी नेताओं ने नेपाल सरकार से
ठोस आश्वासनों की मांग की है। अब उम्मीदें शुक्रवार को होने वाले तीसरे दौर की बैठक से है। इस बीच नेपाल ने भारत सरकार से आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। इसकी तरफ से नेपाल सरकार की तरफ से क्या करना होगा, कोई किसी का कमी कमजोरी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग उसी गर्मजोशी के साथ में भारत से मिलकर आर्थिक प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत में नेपाल के राजदूत ने कहा कि संविधान में संशोधन के प्रावधान हैं और सीमांकन के लिए अलग से एक आयोग बनाया जाएगा। दिल्ली में बुधवार को नेपाल के गैर सरकारी संगठनों का सम्मेलन हुआ। इसमें नेपाल के राजनीतिक दलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े भारत के राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद थे। लेकिन उधर मधेसी प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात दोहराई है। 2-3 बार बातचीत किए हैं, 2-3 बार समझौता हुआ है, लेकिन ये जो केपी ओली, सुशील कोइराला, ये वामदेव गौतम है, उसको लतिया रहा है, नहीं मान रहा है। इसके विगत में भी समझौता हुआ था, उसको नहीं मान रहा है। उसके लिए हम लोग फिर आ गए हैं कि अपनी बार हम लोग हजार के हजार जितना भी मरना है मरेंगे, लेकिन अपनी बार जो अपना अधिकार है उसको लेकर आएंगे। विरोध प्रदर्शनों की वजह से नेपाल ईंधन, पेट्रोलियम उत्पादों समेत जरूरी चीजों की किल्लत का सामना कर रहा है। हालांकि दवाइयों और पेट्रोलियम से लदे ट्रकों की आंशिक आवाजाही ही शुरू हो पाई है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 3 नए एम्स खुलेंगे। कैबिनेट ने कल इसका फैसला लिया है। वहीं दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने को भी मंजूरी मिली है। बजट में हुई घोषणा पर अमल करते हुए कैबिनेट ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एम्स बनाने को मंजूरी दी है। इन पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 3 new AIIMS type institutions have been approved. One to be located in Nagpur in Maharashtra, one to be located in Mangalagiri in Andhra Pradesh, and one to be located in Kalyani in West Bengal. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विश्व बैंक की मदद से नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी नीलांचल को भी मंजूरी दी। इसमें करीब 2200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 889 करोड़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 182 करोड़ जो है स्टेट गवर्नमेंट के हैं और 1071 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक का लोन है। ये 9 स्टेट के लिए है। इसमें से 9 स्टेट्स में जो है वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। कैबिनेट ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने का भी फैसला किया। 5 साल में बनकर तैयार होने वाले स्मारक पर 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने भारतीय कौशल विकास नाम से नई सेवा के गठन को भी मंजूरी दी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सरकारी नौकरियों में निचले पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रथा को खत्म करने की दिशा में केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें निचले स्तर के चिन्हित पदों के लिए इंटरव्यू की प्रथा खत्म करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में पारदर्शिता को बढ़ाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के दादरी में हालात अब सामान्य हो गए हैं। दादरी के बिसेड़ा गांव में कल एक शांति मार्च निकाला गया और तनाव खत्म करने के लिए बैठक हुई। इधर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मिली रिपोर्ट की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दी है। दादरी के बिसेड़ा गांव में तनाव को खत्म करने और इलाके में शांति कायम करने के लिए बुधवार को शांति मार्च निकाला गया। प्रशासन, पुलिस और जिला शांति समिति की ओर से बुलाई गई शांति बैठक में गांव के दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। गांव वालों का कहना है कि वहां कोई तनाव नहीं है। हमसे कोई नहीं, हमसे मिलजुल रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं। आप उनसे कोई परेशानी नहीं है हमारे गांव में। गांव का माहौल बिल्कुल शांति प्रिय है। गांव में किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। ये केवल ये पुलिस की वजह से और जो मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, बस वो है, नहीं तो हमारे गांव में तो बिल्कुल अमन चैन है। दादरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। हालांकि इसे रूटीन ब्रीफिंग बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं समझता हूँ यदि कोई भी कम्युनल टेंशन को फैलाने की कोशिश करता है अथवा ऐसी कोई कम्युनल प्रॉब्लम यदि क्रिएट करता है अथवा किसी भी प्रकार का कोई क्राइम यदि वो करता है तो उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस बीच पीड़ित परिवार दिल्ली आ गया है, लेकिन पुलिस बल अभी गांव में तैनात है और बिना इजाजत के किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। दादरी हिंसा मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में हाल के दिनों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विविधता और सहिष्णुता भारतीय समाज की विशेषता है और लोकतंत्र की सफलता के लिए इन बुनियादी मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। हमें अनेकता में एकता की भावना का सम्मान करना चाहिए। Long foreign rules, the Indian society, Indian civilization has survived because of its core civilizational values and adherence to it. And we must keep that in mind. And if we keep that in mind, nothing can prevent our democracy to move on. FTII विवाद को सुलझाने की कोशिश के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और छात्रों के बीच कल मुंबई में एक और दौर की बातचीत हुई। हालांकि इसमें कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन दोनों पक्षों में 10 अक्टूबर को एक बार फिर बैठक करने पर सहमति बनी है। आंदोलन कर रहे छात्र संस्थान के अध्यक्ष पद से हटाने और गवर्निंग कमेटी को भंग करके नई समिति बनाने की मांग कर रहे हैं और इसके चलते FTII में 100 से ज्यादा दिनों से हड़ताल चल रही है। काफ़ी सारे मुद्दों पे हमने सेक्रेटरी INB को ब्रीफ किया, उनको हमने इन्फॉर्म किया। कोर इशू जो है हमारा इन 5 अपॉइंटमेंट्स को लेकर, उसके बारे में एक चर्चा शुरू हुई है आज, जो कि 10 अक्टूबर को फिर से कंटिन्यू होगी। प्याज के बाद अब दाल की कीमतों में उछाल जारी है। पिछले 15 दिनों में दालों की कीमतों में 20% तक का उछाल आया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सप्लाई कम होना है। हालांकि सरकार ने पिछले महीने 5000 टन तुअर दाल के आयात का फैसला किया था। महंगाई के बीच दाल की बढ़ती कीमत ने लोगों के महीने का बजट बिगाड़ दिया है। खुदरा से लेकर थोक मंडी तक में दाल के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में आम जनता के लिए दाल रोटी भी मुश्किल हो गई है। आम जनता ये सोच रही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर इतने अच्छे आ जाएंगे हमें नहीं सोचा था। दाल का रेट क्या, सब्जी का रेट क्या, किसी चीज़ का भी रेट ऐसे बढ़ रहा है कि आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जब भी ये अभी बता रहे हैं कि इतने 1000 क्विंटल दाल आ रही है, इतने आ रही है, अब रेट कम हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे, कब तक कम होंगे? आम जनता के साथ व्यापारी भी दाल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। दिल्ली के थोक बाजारों में अरहर की दाल 145 रुपए किलो और मूंग दाल 150 रुपए किलो है। वहीं उड़द दाल 125 रुपए और चने की दाल 60 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। लेकिन आपकी थाली में पहुंचने तक इनके दाम में 15 से 20 रुपए का इजाफा हो जाता है। पहले जो अरहर की दाल 110 थी वो 140 है, उड़द जो पहले 100 थे वो 130 है, ये 90 वाले उड़द 120 हैं। ये 20 to 25% तेजी है, अराइवल कम है, खपत ज़्यादा है इस वजह से। व्यापारियों की माने तो आने वाले समय में अरहर, उड़द और मूंग की दाल की कीमत 200 रुपए किलो तक भी पहुंच सकती है। दालों की कीमत बढ़ने की वजह इसकी सप्लाई का कम होना है। पिछले सालों में दलहन की खेती में कमी आई है, जिसकी वजह से दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे 83वें वायुसेना दिवस की रंगारंग झलकियां। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर अपने फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कल कहा कि आधार की अनिवार्यता पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने यह मामला संविधान पीठ को भेज दिया है। सरकार सिर्फ LPG सब्सिडी और PDS में ही इसका इस्तेमाल कर सकती है। नए बैंक खाते खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आधार की स्वैच्छिक इस्तेमाल होना चाहिए ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों की पहचान तय हो सके। पंजाब में किसानों का आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी है। किसान की नाराजगी फसलों की उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर है।
साथ ही वो सरकार से इस नुकसान के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने रेल मार्ग को बाधित किया, जिससे कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा। पंजाब में बुधवार को नाराज किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। ये किसान मुआवजा न मिलने से नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि नकली कीटनाशक की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों ने जगह जगह यातायात रोका, जिससे मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। किसान नकली कीटनाशक सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सभी लोगों ने फाइल पे दस्तखत किए हैं, उनको भी वो भी बराबर के दोषी हैं किसानों की दुर्दशा के लिए, किसानों की आत्महत्याओं के लिए। और मैं तो चाहता हूं कि उन पे इन सभी लोगों के ऊपर जिन्होंने घटिया दवाई देकर किसानों को मरने पे मजबूर किया है, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। इधर कांग्रेस ने भी किसानों की फसलों के नुकसान पर चिंता जताई है। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। हम मांग करते हैं कि पंजाबों के किसानों के साथ जो गलत पेस्टिसाइड सप्लाई किया गया है उसकी सीबीआई से जांच हो और जो राजनीतिक दोषी हैं उनको सजा दी जाए। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बंद के पहले दिन कई ट्रेनों के रास्ते भी बदलने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय वायुसेना के 83वें स्थापना दिवस के मौके पर आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में एयरफोर्स की ताकत का नजारा देखने को मिल रहा है। स्काई डाइवर्स की आकाश गंगा टीम ने सबसे पहले करतब पेश किए। ब्रिटेन से खरीदे गए एडवांस जेट ट्रेनर हॉक का भी नजारा यहां देखा जा सकता है। वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ साथ सूर्य किरण टीम का हवा में कलाबाजी दिखाना वायुसेना दिवस का मुख्य आकर्षण है। एवैक्स के बाद बीच में अंतर करने में सक्षम Triple A warriors scaled Mount Ray at a height of 5,800 signifying our और हम देख रहे हैं कि सचिन भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। इस समारोह में तरह तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और अब सचिन तेंदुलकर भी ऑनररी ग्रुप कैप्टन के रूप में यहां समारोह में शामिल हुए हैं। बीच में अंतर करने में सक्षम Triple A warriors scaled Mount Ray at a height of 5,800 signifying our alert and vigilant attitude. और अब पर्यावरण से जुड़ी एक अहम खबर की बात। एनजीटी ने दिल्ली में आने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों पर पर्यावरण कर लगाने का आदेश दिया है। वहीं आईएमएफ की एमडी क्रिस्टीन लेगार्ड ने दुनिया भर के देशों से अपने यहां कार्बन क्रेडिट कर लागू करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सभी देश पर्यावरण को बचाने के लिए कड़े उपाय लागू करें। पेरू के लीमा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के इस सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण बातचीत के केंद्र में है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि सभी देश कार्बन टैक्स लागू करें और एनर्जी सब्सिडी को खत्म करें। One thing for sure is that it is just the right moment to introduce carbon tax. And it is just the right moment as well to eliminate subsidies. So from the IMF perspective, because we look at fiscal, first of all, and how it can be helpful for humanity. लीमा में चल रहे सम्मेलन के निर्णय अगले महीने पेरिस में होने वाली वार्ता के लिए आधार बनेंगे। पेरिस में 200 देश क्लाइमेट चेंज पर वैश्विक नीति को अंतिम रूप देंगे। इधर दिल्ली में एनजीटी ने राज्य के सीमा में आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर पर्यावरण कर लगाने का आदेश दिया है। इन वाहनों को 700 से 1000 रुपए तक कर देना होगा। इस राशि का उपयोग राजधानी के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दक्षिण कोरिया के होए सुंग ली को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु वैज्ञानिकों के समूह आईपीसीसी का प्रमुख चुना गया है। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ली 2008 से आईपीसीसी के उपाध्यक्ष हैं। होए सुंग ली भारत के आर के पचौरी की जगह लेंगे। पचौरी ने एक महिला शोधकर्ता की तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद फरवरी में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में पिछले हफ्ते अस्पताल पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों को लेकर माफी मांगी है। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था MSF के अस्पताल पर हुए इस हमले में 22 लोग मारे गए थे। हालांकि संस्था अब भी इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग पर कायम है।
अमेरिका ने माना है कि कुंदूज में अस्पताल पर हुआ हमला गलत था। अमेरिका ने कहा कि उसके निशाने पर तालिबानी आतंकी थे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट ने बताया कि ओबामा ने हमले को लेकर MSF प्रमुख जोआन लियू को फोन कर माफी मांगी, साथ ही मामले की पूरी जांच का भरोसा भी दिलाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगान राष्ट्रपति से भी माफी मांगी है। The President assured Dr. Liu that the Department of Defense investigation currently underway would provide a transparent, thorough, and objective accounting of the facts and circumstances of the incident. MSF ने कहा है कि उन्हें माफी मिल गई है, लेकिन वो अब भी इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग पर कायम हैं। We need this independent investigation and it's on the burden of the United States and other forces to substantiate those claims. And we think the best way to do that is with an impartial investigative body, in this case, this Humanitarian Fact-Finding Commission. MSF का कहना है कि वो बमबारी पर अमेरिकी सेना की आंतरिक जांच पर भरोसा नहीं करेंगे। अमेरिका के न्याय विभाग, पेंटागन, नाटो और अमेरिका अफगानिस्तान का एक दल इस मामले की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के 2 प्रांतों में 4 आत्मघाती हमलों में 40 लोगों की मौत हो गई है। 2 धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। ये हमले योले और योबे प्रांत में हुए हैं। सभी आत्मघाती हमलावर मारे गए हैं। वहीं नाइजीरियाई सेना का दावा है कि मंगलवार रात पूर्वोत्तर योबे राज्य में एक ग्रामीण सैन्य शिविर पर बोको हराम आतंकियों ने हमला किया, लेकिन सेना ने करीब 100 विद्रोहियों को मार गिराया। हालांकि इस अभियान में 7 सैनिकों की भी मौत हो गई। अभी ये साफ नहीं है कि इन सिलसिलेवार हमलों के पीछे कौन है। इन इलाकों में बोको हराम के आतंकी सक्रिय रहे हैं। ऐसे में इन हमलों के पीछे भी बोको हराम आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। रूस ने पहली बार सीरिया में IS के ठिकानों को निशाना बनाकर समुद्र से क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। इसमें IS के 12 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। इस बीच अमेरिका ने सीरिया में रूस के दखल पर नाराजगी जताई है, जबकि रूस ने कहा है कि अभी अभियान के नतीजों पर चर्चा जल्दबाजी होगी। रूस ने सीरिया में IS आतंकियों पर समुद्र से भी हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी नौसेना के 4 जंगी जहाजों ने बुधवार को 1,500 किलोमीटर की दूरी से 26 क्रूज मिसाइलें दागी। कैस्पियन सागर से किए गए इन हमलों में IS के 11 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना की तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया में रूस के अभियान के नतीजों पर चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी। Мы знаем, насколько сложны операции подобного рода, антитеррористические. И, конечно, подводить итоги еще рано, но то, что сделано до сих пор. उधर अमेरिका ने सीरिया में रूस की रणनीति की आलोचना की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ किया कि अमेरिका रूस के साथ सैन्य सहयोग के लिए सहमत नहीं है। We are not prepared to cooperate in a strategy which, as we've explained, is flawed, tragically flawed on the Russians' part. पश्चिमी देश ये कहकर रूसी हवाई हमलों का विरोध कर रहे हैं कि वो राष्ट्रपति असद के उदारवादी विरोधियों को भी निशाना बना रहा है, जबकि रूस इस बात से इनकार करता है। रूस का कहना है कि वो सीरिया में IS आतंकियों के ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इजराइल ने कहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने कहा कि दोनों देश आर्थिक, विज्ञान, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 13 से 15 अक्टूबर तक इजराइल की यात्रा करेंगे। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली इजराइल यात्रा है। राष्ट्रपति जॉर्डन और फिलिस्तीन भी जाएंगे। और इस अवसर पर उपस्थित कुछ खेल के मैदान से खबरें। फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर को अस्थायी तौर पर 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन पर UEFA अध्यक्ष माइकल प्लातनी के साथ फीफा के हितों की अनदेखी करने वाला करार करने का आरोप है। पिछले महीने स्विट्जरलैंड ने जांचकर्ताओं ने 79 साल के ब्लैटर के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की थी। बीते हफ्ते फीफा की आचार समिति ने भी ब्लैटर पर चर्चा की थी। स्विट्जरलैंड के सेप ब्लैटर 1998 से फीफा अध्यक्ष हैं और माइकल प्लातनी फीफा अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं। दोनों ही खेल प्रशासकों ने सभी आरोपों से इनकार किया है। फीफा की आचार समिति शुक्रवार को औपचारिक फैसला लेगी।
रसायन के नोबेल पुरस्कार की कल घोषणा हुई। स्वीडन के टॉमस लिंडल, अमेरिका के पॉल मर्डेक और तुर्की मूल के अमेरिकी नागरिक अजीज संकार को इस बार ये सम्मान मिला है। नोबेल समिति ने कहा कि तीनों वैज्ञानिकों ने डीएनए रिपेयर पर उल्लेखनीय काम किया है, जिससे दवा क्षेत्र में नए शोध के रास्ते भी खुलेंगे। तीनों के बीच $9,50,000 की पुरस्कार राशि बांटी जाएगी। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता राजकुमार का आज जन्मदिन है। अपनी सशक्त भूमिका के जरिए उन्होंने हमेशा दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनके डायलॉग सिने प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। एक नजर डालते हैं अभिनेता राजकुमार के फिल्मी सफर पर। सफेद जूते, स्टाइलाइज्ड एक्टिंग और उनके डायलॉग्स आज तक लोगों के जहन में जिंदा हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। राजकुमार का शुमार फिल्म जगत के उन चंद अभिनेताओं में होता है जिन्होंने अपने संवाद की बदौलत सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। जंगबाज और सौदागर जैसी फिल्मों में उन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। कई फिल्मों में उन्होंने साथी किरदारों को जानी नाम से संबोधित किया और एक दौर में लोगों की जुबान पर जानी वाले डायलॉग छा गए। जानी यार की है यारी निभानी, पीले पीले उमर राजा, पीले पीले उमर जानी। अपने अभिनय से करीब 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता राजकुमार ने 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में प्रचार की सरगर्मियां बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 4 रैलियां। 5वें दौर के चुनाव के लिए अधिसूचना होगी जारी। स्वाइन फ्लू से गुजरात में 2 महीने के अंदर 45 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी सैकड़ों पीड़ित। दिल्ली सरकार ने एहतियात के लिए उठाए कई कदम। नेपाल में झुकी सरकार, संविधान में 3 संशोधन को राजी। मधेशी नेताओं के साथ कल होगी तीसरे दौर की बातचीत। अफगानिस्तान में कुंदूज के अस्पताल पर हुए हवाई हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मांगी माफी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था अंतर्राष्ट्रीय जांच पर कायम। हमले में 22 लोगों की हुई थी मौत। सीरिया में रूस ने समुद्र से दागी 26 क्रूज मिसाइलें। पुतिन ने कहा रूसी अभियान के नतीजों पर चर्चा जल्दबाजी। अमेरिकी सैन्य सहयोग पर राजी नहीं।